राम रसायन। फुसलाकर बहकाकर इतने लोग अपने पक्ष में नहीं हो पाए कि प्रोफेसर आधार अपने उखड़ते पैरों को जमा पाते। अब उन्हें गुस्सा आने लगा था, पर निकालें किस पर? परिवार के नाम पर एक पत्नी है, वह धन को खपाना जानती है और धन बटोरने के लिए उकसाना जानती है। इन घिरती समस्याओं से उसको कोई मतलब नहीं। एक ही बेटा है, उसे विदेश इसीलिए भेज दिया कि यहाँ कभी कोई पोल खोल जैसा अभियान चल पड़ा तो सुपुत्र सुरक्षित रहे। बेटा सुरक्षित है। कुछ साल बाद उसके पास ही चले जाने की योजना थी माँ बाप की भी। पहले पैसा बटोरें तब छोड़ें यह देश। इतनी योजनाएं बनाकर रखी थी, लेकिन कमबख्त स्टूडेंट्स पीछे पड़ गए हैं। भूखे नंगे, न खुद चैन से जिएंगे न दूसरों को जीने देंगे। जिनके पास पैसा है उनके पास अवसर भी आएंगे ही, लेकिन ये टांग अड़ाने वाले, उफ। प्रोफेसर आधार की नींद उड़ी हुई है, जबकि पत्नी मस्त पड़ी खर्राटे ले रही है। माहौल बिगड़ता जा रहा है और वीसी उन्हें आंखें दिखाने लगे हैं। जिन नेताओं पर उन्हें बहुत विश्वास था वे भी हाथ झाड़ने लगे। चुनाव जो निकट हैं, अब किसके भरोसे रहें प्रोफेसर आधार? जितना 2 नंबरी पैसा कमाया उसमें बहुत से लोगों को हिस्सा दिया, बहुत से चुनावों में चंदा दिया, बहुत सारे एनजीओज में डोनेट किया, इसलिए कि वे उन कड़ियों से जुड़े थे जिनसे किसी भी तरह का सहारा मिलता था। छात्र नेताओं पर भी पैसा खर्च किया, उन्हें पटाए रखने के लिए। लेकिन हुआ क्या आखिर? सब किनारे कट रहे हैं। मौर्या तक छुट्टी लेकर नैनीताल घूमने चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का उसे कोई डर ही नहीं रहा। कुछ दिन भूख से मरते ये हॉस्टल के लड़के तो कम से कम ये तो मुट्ठी में रहते। यह पॉलिसी उस कमबख्त पंडित के बच्चे ने डिस्ट्रॉय करके रख दी। मेरा बीपी बढ़ाकर परोपकारी बन रहा है। कैसे निपटा जाए इन हंगामों से? मेडिकल का बहाना इतने दिन चला लिया, लेकिन अब तो सचमुच मेडिकल प्रॉब्लम उठ रही हैं और बढ़ भी सकती हैं। कॉलेज का हंगामा न दबा तो अपना हार्ट अटैक भी हो सकता है। प्रोफेसर आधार की अशांति बढ़ रही थी और विद्यार्थी शांति से परीक्षा की तैयारी करने लगे थे। हॉस्टल वालों के लिए एक समय का खाना राम रसायन से आ रहा था और शाम का खाना पास में एक जगह अस्थायी रसोई की व्यवस्था से हो रहा था। पंडित जी के कुछ यजमानों ने मिलकर यह अस्थायी रसोई बनाई थी, जिसमें श्रमदान करने वालों का भी सहयोग था। 2-3 घंटे के लिए हीरा भी वहां आता और काम करता। कुछ प्रवक्ताओं का सहयोग भी वहां तक पहुंचा और विद्यार्थियों को बल मिल पाया। वे शांति से तैयारी कर रहे थे और पूरी तरह जागरूक भी थे। प्रशासन के पसीने इसीलिए छूट रहे थे क्योंकि सत्ता का खेल समाप्त होता लग रहा था। आखिर वीसी के कुछ निर्देश आए, तदनुसार कार्य होने लगे। छात्रों का भरोसा बढ़ा। कैंटीन में विधिवत भोजन बनने लगा। प्रोफेसर आधार का स्थानांतरण हो गया। नए एचओडी से मिलने छात्रों का एक शिष्टमंडल गया और उसी समय संयोग या दुर्योग से प्रोफेसर आधार भी वहां पहुंचे। छात्र खड़े हुए। आधार ने उड़ती दृष्टि से छात्रों को देखा और नमन को देखते ही भीतर का गुस्सा छलक गया। क्यों पंडित जी, कौन सी चौपाई सुनाने आए हैं? नमन के भीतर एक प्रकाश दीप झट से जल गया। बस पलक झपकी और स्थिर मुद्रा में वह बोला, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। इसका अर्थ तो स्पष्ट ही था, लेकिन खल के लिए, दुष्ट के लिए तो हमेशा ही सृष्टि माया के नए नए आयाम गढ़ती रहती है। इसलिए प्रोफेसर आधार उसके आशय का कयास लगाते लगाते भीतर भीतर छटपटाते छटपटाते विदा हो गए। प्रोफेसर आधार को याद आते रहे दूसरे प्रोफेसर्स के विदाई समारोह, उन्हें मिलने वाले सम्मान, छात्रों की भावपूर्ण अभिव्यक्तियां, आदर मान। वैसा कुछ भी अपने लिए न पाकर अंतर्ज्वाला में जलते जलते ही शहर छोड़ना पड़ा। छात्रों के लिए यह बड़ी उपलब्धि जैसा था कि साल बर्बाद नहीं हुआ। इसलिए सब ने अपने आप को परीक्षा की तैयारी में झोंक दिया था। चंचल से चंचल मन भी स्थिर हो गया था
पुस्तकों में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात किसी को सूझती ही नहीं थी। एक चुनौती भी थी सामने, यह सिद्ध करना था कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सफल सिद्ध हुए। यह अंतः प्रेरणा जीवन भर के लिए आत्मबल का स्रोत बनने वाली थी। जिन्हें परीक्षा के दिनों में खूब शरारतें सूझा करती थीं, वे सारी शरारतें भूल भाल कर आदर्श विद्यार्थी बने हुए थे। जिन्हें अपने परिवार का आर्थिक भार उठाने की हड़बड़ी थी, वे बिना किसी गड़बड़ी के तपस्वी बने बैठे पुस्तकें साध रहे थे। जिन बच्चों को दूसरों के नोट्स लिए बिना पढ़ना कभी भाता ही नहीं था, उनकी रुचि एकदम से बदल गई थी और अब दूसरों को फोन करना भी उन्हें समय की बर्बादी लगने लगा था। अपने नोट्स ही पर्याप्त लगने लगे थे और वे शब्द शब्द ऐसे चाट डालना चाहते थे कि कुछ भी बाकी न बचे। पूरा वातावरण बदला हुआ था। कहीं भी परिसर में कोई टहलता बतियाता विद्यार्थी नहीं दिखाई दे रहा था। कैंटीन में जो लोग सुबह शाम खाने की मेज पर घंटा भर बैठ जाते थे, वे अब 10 मिनट बैठना भी समय नष्ट करना समझ रहे थे। ऐसे जादू से बंधे हुए थे सब परीक्षार्थी कि उन्हें दुनिया का कोई निमंत्रण, कोई जगमग, कोई चकाचौंध, कोई सुंदरता आकर्षित नहीं कर पा रही थी। विद्यार्थियों और पुस्तकों की ऐसी प्रगाढ़ मैत्री पहले कभी देखी नहीं गई थी। नमन की स्थिति भी वैसी ही थी जैसी दूसरे छात्रों की थी। पढ़ना, खाना, सोना सब उसने अपने नियंत्रण में ले रखा था। मेज पर खाना लग जाए तो बस उसे 1-2 बार पुकारा जाता था। हमेशा की तरह बार बार पुकार नहीं लगती थी। यही निर्देश दिया था उसने सबको। हीरा से भी बोला था नमन, मुझे डूब कर पढ़ना है हीरा, तुम मेरे कमरे में सफाई करना, लेकिन एक शब्द मुंह से मत निकालना। कोई भी बुलाए मुझे डिस्टर्ब मत करना, ऊंची आवाज में भी मत बोलना। बाहर के लोग भी अगर ऊंचा बोले तो उन्हें मना करना। अच्छा रिजल्ट आने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। हीरा को इनाम तो मिलते ही रहते हैं, उसके लिए कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। भैया जी का आदेश भी महत्वपूर्ण है। दिन तो क्या, वह रात को तक सजग रहता है। क्या पता भैया जी को कुछ जरूरत हो और वे पुकारें। नमन भैया जी किसी पर निर्भर नहीं है। जब भूख महसूस होती है, कमरे से बाहर निकलकर खा आते हैं या प्लेट लेकर कमरे में आ जाते हैं। सुमित्रा जी जैसी माँ है तो क्या कठिनाई होगी। जूस, दूध, चाय, कॉफी थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ न कुछ आता ही रहता है नमन के पास। नमन इन दिनों महाराजा की तरह है। चाहेगा तो खाएगा पिएगा, वरना सब वैसे ही पड़ा रहेगा। सब चीजें हीरा निःशब्द उठा ले जाएगा। मम्मी कोई शिकायत नहीं करती, पापा कोई पुकार नहीं लगाते, आरती कोई ठिठोली नहीं करती, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। इन दिनों दूसरे को पुकारने से अच्छा समझा जाता है दूसरे के पास जाकर अपनी बात कह आना। पंडित जी यजमानों को आने के लिए मना कर देते हैं। कोई बहुत पीड़ा में है तो स्वयं उसके पास चले जाते हैं। हीरा बहुत अच्छा वॉचमैन सिद्ध हो रहा है। नीलम ने अपने हाथों की चूड़ियां आधी कर ली हैं, इसलिए छन छन की आवाजें नहीं गूंजा करती। टीवी रेडियो कोई चलाता नहीं। नमन के सारे काम सबने आपस में बांट लिए हैं। परीक्षा की समाप्ति तक राम रसायन इसी वातावरण का अभ्यस्त हो चुका था। एक दिन देखा गया कि नमन उछलता हुआ प्रकट हुआ। सबने उसे आश्चर्य से देखा तो उसने हंसकर ताली बजाई। एग्जाम फिनिश्ड, कठपुतलियों जीवित हो जाओ। और फिर घर चहकने लगा था। राम